तो बच्चों देखो, अब देखो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल का अरेंजमेंट विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। तो आपने हाइड्रोजन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या देखा था आपने? 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट बस इसको अट्रैक्ट कर रहा था और कोई फालतू के फोर्स नहीं लग रहे थे। बट अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो मान लो ये यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन वगैरह हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा था पहले भी, अभी भी करेगा, मगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा। तो क्या था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या था? जो प्रॉपर, जो एग्जैक्ट आफ्टर रिपल्शन, मतलब एक तो अट्रैक्शन हो रहा है, उसमें से रिपल्शन वाला घटा दो एक तरह से, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचा हुआ जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, हमने देखा था, जेड इफेक्टिव बोल रहे थे उसे, ठीक है। तो अब पहले क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम n फॉलो कर रहे थे, मतलब कि n जब बड़ा होगा तो क्या होगे, ऑर्बिटल में एनर्जी का, ऑर्बिटल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर यानी कि n को फॉलो कर रहे थे, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या है, n+l रूल। l भी चेक करेंगे, पहले n देखेंगे किसका ज़्यादा है, फिर n+1, n+l। अगर n+l दो का सेम आता है तो हम उसको प्रेफरेंस करेंगे जिसकी n की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, 1s ऑर्बिटल है तो n का मतलब क्या है, 1। वैल्यू ऑफ l कितनी होगी, s के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू, s मतलब l=0, s मतलब l=0, p मतलब l=1। तो ये देखो, तो 2p का क्या मतलब है, एक मिनट, 2p का क्या मतलब है, n=2, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं ना ये, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब 2 में चेक करेंगे हम किसकी ज़्यादा है। तो अब देखो n+l कितनी है, 2 है, और n+l यहाँ कितनी है, 3 है। तो इसकी 2p की 2s से, यानी एक तरह से 1s से ज़्यादा 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2p, n=2 हैज़ लोअर एनर्जी देन, ठीक है। अब देखो, अब इससे ज़्यादा किसकी हुई, 3s की, क्यों? अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो 3 बैठ रहा है और यहाँ पर भी 3 बैठ रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 2 से तो ज़्यादा है ना। मैंने क्या था, पहले चेक करेंगे n+l की, जिसकी ज़्यादा होगी, उसके बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा, अगर ये इक्वल होते हैं तो जिसके n ज़्यादा है उसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह 3s से ज़्यादा 3p की, इस तरह से बनाया हुआ है। अब देखो 4s की 3d की, अब मुझे बताओ 4 है ना, और यहाँ पर 5n+l, ठीक है। तो 4s से ज़्यादा किसकी बैठ रही है, तो 3d की बैठ रही है, जबकि 3 तो कम था, ठीक है। तो टोटल पहले चेक करेंगे, तो टोटल में ये जीत रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही लिखा हुआ है। लास्टली इट मे बी मेंशन हियर दैट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। याद रहेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल की बात करें, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर, 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एक बार देख लेना। अब देखो, अब जल्दी से आ जाते हैं हम, जिसके द्वारा जो हमारे 2-3 रूल्स हैं जो हमें याद करने होंगे, पॉली एक्सक्लूजन, अफबाउ प्रिंसिपल, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो सोडियम है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो जो हम फिलिंग करते हैं, किसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कुछ रूल फॉलो करते हैं, तो वो देखते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल में कैसे करते हैं, डिफरेंट एटम टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, अफबाउ जो वर्ड है ना, जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब कि क्या करना, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, बिल्डिंग अप, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन, क्या करना, ऑर्बिटल की फिलिंग करना, किससे, इलेक्ट्रॉन से। द प्रिंसिपल स्टेट क्या बोलता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ग्राउंड स्टेट की बात करें एटम, द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पे क्या है, ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं,
ठीक है, मैंने बताया था। इन अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे मान लो, ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या होगा, लोएस्ट कम से कम एनर्जी ऑर्बिटल मिलेगा अवेलेबल टू देम, एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। जब ये बढ़ जाएगा कम वाला फिर ज़्यादा में जाएगा, ज़्यादा वाला ये वाला बढ़ जाएगा फिर उससे और ज़्यादा में, फिर और उससे ज़्यादा में, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए हम एन देखते थे, ये कम माना जाएगा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ती थी। मगर हम हाइड्रोजन से अलावा एन प्लस एल रूल चेक करते हैं, एन को भी देखते हैं, एल को भी देखते हैं। एज यू हैव लर्न अबव, एनर्जी ऑफ ए गिवन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल आर अफेक्टेड टू डिफरेंट एक्सटेंट। थस देयर इज नो सिंगल ordering of energy of orbital which will be universally correct for all atom। तो ऐसा कोई सिंगल ऑर्डर नहीं है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का विच विल बी यूनिवर्सली करेक्ट फॉर ऑल एटम, सभी एटम के लिए नहीं चलेंगे। आप क्या देखोगे, एक वर्ड था बहुत सुना होगा आपने कि एक्सेप्शन बहुत होती हैं, किसमें, केमिस्ट्री में, तो वही बता रहे हैं। हाउ एवर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ये वाला यूजफुल, 1s से ज़्यादा 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ये इस तरह। द ऑर्डर में भी रिमेंबर्ड बाय यूजिंग द मेथड गिवन इन 2.17। देखो अब याद करना है तो कुछ तो तरीका बताते हैं साइंटिस्ट। तो यहाँ पहले क्या लिख लेना, सबसे पहले ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है, और फिर क्या लिखना, 2 में ही तो होता p, 2p 3p 2 से स्टार्ट होता है, आई मीन 4p 5p 6p, 2 के बाद क्या आता है 3 का, 3d 4d 5d 6d, ठीक है। तो ऐसे चले, फिर हम यूँ चलेंगे ऐसे, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर इस तरह कर लेना, ऐसे याद कर लेना। पहले 1s भरेगा ये, फिर 2s भरेगा, 2s से यहाँ घूम के आएंगे 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर यहाँ घूम के आएंगे 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, फिर इधर को घूम के आएंगे 3d भरेगा, फिर 4p भरेगा, फिर 5s भरेगा, फिर ऐसे घूम के आएंगे 4d भरेगा, 5p भरेगा, 6s। तो इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। तो चलो अब फिर दूसरा कौन सा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, कैसे, क्या रेस्ट्रिक्शन है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो कौन सा क्या है, गिवन बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वॉल्फगैंग पॉली, कब दिया था, 1926 के। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या थी, एक थी n, एक l, एक m, एक s थी। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी एटम के। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन आल्सो बी स्टेटेड एज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब क्या कह रहा है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही ऑर्बिटल में। मान लो एक ये ऑर्बिटल है तो इसमें कितने, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, एक ये दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था, ठीक है। दिस मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर। मतलब n की, l की, m की, ऐसे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यू हो सकती है मगर चारों नहीं हो सकती। स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा जो ये था, ठीक है, n, l, m और ml, बट मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। और जो ये s होगा, हमें ये एक इस तरह दिखाते ना ऑर्बिटल में, ये जरूर अपोजिट होगा, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय ए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन एनी सबशेल, ठीक है, किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबशेल 1s comprises 1 orbital and thus the maximum number of electron present in 1s subshell can be, कितने हो सकते हैं, ये मान लो 1s है तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इन p and d सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी, p में कितने हो सकते हैं, हम दिखाते हैं ना p में कितने हो सकते हैं, 3 है ये,
तो 1 2 3 3, फिर दोबारा बढ़ेगा 4 5 6 अदर उसके स्पिन के। एंड कितने हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कैन बी 6 और डी में कितने हो सकते हैं? 10। दिस मीन्स दिस कैन समड अप एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। कितने भरे जा सकते हैं? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं किसी भी शेल में विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2n²। ऑर्बिटल कितने होते हैं? n² होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2n² ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल क्या है? तो क्या कह रहे हैं? दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फिल कैसे हो रही है? इनटू द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल। किसकी बात कर रहे हैं? सेम सब शेल की। दैट इज ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी को क्या बोलते थे हम? डी जनरेट, है ना। जो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होते हैं उन्हें बोलते हैं डी जनरेट, कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल। इट स्टेट्स, क्या कह रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में जो पेयरिंग होगी, जैसे सपोज करो ये है, तो पेयरिंग होगी बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल में, पी में हो, डी में हो, एफ में हो, किसी भी, डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब शेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या बोल रहे हैं? सपोज करो ये पी है और ये क्या है? डी है। 1 2 3, ठीक है, डी है। और ये क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एफ है। तो पहले क्या होगा? पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, तब जाके पेयरिंग होगी, तब जाके पेयरिंग होगी। जैसे आप मान लो ये बस है और यहाँ सीटें हैं, ये सीटें हैं, तो मोस्टली क्या देखा होगा आपने, मतलब रूल तो नहीं है, सबसे पहले कोई भी यहाँ से चढ़ेगा दरवाजे से, तो सबसे पहले यहाँ बैठ जाएगा विंडो सीट पे, फिर वो उतरेगा, फिर मतलब आगे बढ़ेगा, कोई दूसरा कैंडिडेट आया तो वो यहाँ बैठ गया, तीसरा आया फिर वो विंडो सीट पे, फिर कोई इधर बैठ गया, कोई। पहले क्या होगी? पहले फुल हो जाएंगी। ऐसे समझ लो कि रिपल्शन की वजह से, है ना, ऐसा सोच सकते हो, रिपल्शन होगा तो पहले सिंगल सिंगल फुल हो गई और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? ठीक है, चलो ये देख लो, एक मिनट, ये एक मिनट देख लेते कितना बचा। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहे हैं? ये लाइन सुनो। डिस्ट्रीब्यूट होना इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल में, और किसके ऑर्बिटल में? एटम के, कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इफ वन कीप्स इन माइंड दैट बेसिक रूल विच गवर्न द फिलिंग ऑफ different atomic orbital, the electronic configuration of different atom can be written very easily। आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, the electronic configuration of different atom can be represented in दो तरीके हैं। for example, जैसे ये लिखा हुआ है SAPBDC नोटेशन। कैसे? ऑर्बिटल डायग्राम, ये देखो, ये S हो गया, ये ऑर्बिटल, ये P हो गया, P में 3 होते हैं और D में मैंने बताया था ये 5 होते हैं। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? L = 0। P का मतलब क्या होता है? L = 1। D का मतलब क्या होता है? L = 2। F का मतलब क्या होता है? L = 3। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अब देखो, जैसे D = L, D क्या होता है? L = 2, तो इसका क्या मतलब है? M की वैल्यू क्या होती थी? -L से +L, है ना, ये थी ना, तो -L मतलब -2 -1 0 +1 और +2, ये इनके ऑर्बिटल हो गए थे। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। देखो अब क्या है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये कौन सा है? D है। समझ में आ गया? अब मान लो मैंने लिथियम लिया, लिथियम में क्या होता है? ये लिथियम, ये लिथियम,
ये लिथियम, ये है डब्बा, एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है। अब आप कह रहे होंगे सर ये डब्बे उब्बे क्या बने हुए हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का कितना होता है 10। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या बताया था कि कैसे ऑर्बिटल में फिलिंग स्टार्ट होगी। तो पहले आपको क्या पता था n इज इक्वल टू, अगर ए हाइड्रोजन के लिए क्या होता था कि n बढ़ता था तो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती थी, सिंपल था। मगर ये तो हाइड्रोजन से अलावा हैं, स्पीसीज़ हैं, तो हमने क्या अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, ये देखो ये पढ़ा था 1s, फिर में जाएगा 2s, फिर जाएगा 2p 3s, फिर जाएगा 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। उसी तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया 1s2 और 2s1, 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 4 एटॉमिक नंबर भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है प्रोटॉन के भी इलेक्ट्रॉन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2 पहले भर गए, ठीक है, फिर 2s, अब कितने बचे, यहाँ तो 1 हो गया था 3, फिर 2 हो गए 2s2। 5 के लिए 1s2, ये 2s2, 2p के 3 हैं और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही साइड। ठीक है, अब ये 6 हो गए तो 2 हो गए, 2 4 हो गए, और ये p के कितने हैं 2p2। तो आप कहेंगे 1 2 अलग अलग अगर हम एक में भर दें तो क्या होगा, पॉली एक्सक्लूशन वो प्रिंसिपल वो डेविएट हो जाएगा, तो अलग अलग होनी चाहिए ना, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इसमें ठीक है, इस सेम में होगा तो कौन सा रूल हो जाएगा, मैंने पॉली बोला क्या, हुन रूल, सॉरी, है ना, हुन रूल डेविएट हो जाएगा, तो सब अलग अलग भरा जाएगा, है ना, ताकि अलग अलग को। अब ये एक भर गया, दूसरा भर गया, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, अब एक भर गया, 2 भर गया, 3 भर गया, अब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी ऑक्सीजन से, कोई दिक्कत नहीं है। पेयरिंग स्टार्ट कब होगी, जब जितने भी ये ऑर्बिटल हैं जब एक एक पूरे सब में भर जाएगा तब जाके शुरू होती है ना, हमने पढ़ा भी है ये रूल। ठीक है, ये देख लो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, सोडियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1 टू द ऑर्गन follow exactly the same pattern as the element form lithium to neon with the difference that the 3s 3p orbital are getting filled now. This process can be simplified if we represent the total number of electrons in the first two shell by the name of element neon. मतलब the electronic configuration of the element from sodium to argon can be written as, देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है, अब सोडियम का लिखना है तुम्हें, सोडियम का कितना होता है 11, नियॉन का कितना होता है, नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10, तो 10 के बाद एक 11 आया है, तो 11 3s1 में आया ना, तो उन्होंने सोडियम को नियॉन के साथ साथ 3s1 करके लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, चलो अब देख लो आगे। अब ये क्या बता रहे हैं, ये देखो ये क्या बता रहे हैं, ये नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। मतलब इन्होंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, पी है मान लो ये, ठीक है, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये बता रहे हैं कि या तो हाफ फिल्ड स्टेबल है या फिर फुल फील्ड स्टेबल है। मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आए तो या तो ये फील्ड ये है फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये स्टेबल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम डी ब्लॉक वगैरह में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हम उसमें देखेंगे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट कैसे हैं, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है। हाउ एवर इन सर्टेन एलिमेंट्स सच एज कॉपर और क्रोमियम वेयर द टू सबशेल 4s3d डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जी, थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम ए सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी में चला जाता है, मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा ना तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है, हो जाते हैं और भी चीज़ें, मतलब और भी ट्रांजिशन हो जाते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ है। देखो कौन कारण बताओ स्टेबिलिटी का कंप्लीटिव फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल का, ठीक है। ये दिखाया 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1, ये पहले में भरा हुआ है
तो ये कितने कर सकता है, ये 4 कर सकता है। दूसरे में भरा हुआ है तो ये 3 ट्रांजिशन कर सकता है। तीसरे तक है तो ये 2 कर सकता है, और चौथा वाला केवल 1 कर सकता है। ठीक है, पॉसिबल एक्सचेंज फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद कर लो, ये है 1 2 3, 1 2 3 4 5, मान लो डी है ये, तो 1 2 3 4, एक ये है। ठीक है, और 1 2 3 4 5, तो ये डी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और ये D4 है, तो D5 की ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इस D4 से। उसी तरह ये बोला है कि 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया D10, और इसकी स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा है, मान लो 1 2, ऐसे नहीं भरना ऐसे ही है, लो कभी फिर आप भरो ऐसे 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 ऐसे, ये D9 की, तो D9 की कम है, D10 की ज़्यादा है, ये फुल स्टेबल है। मतलब ये एग्जाम्पल समझ रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ये D5 D10 ही नहीं, P3 P6 भी चलेगा। ठीक है, S2 भी चलेगा। S में कितने, एक S ऑर्बिटल हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये 2 ज़्यादा स्टेबल है, किससे, सिंगल से ज़्यादा। ठीक है, F है, F के लिए भी है, वैसे तो F ऑर्बिटल किस में आते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड श्रेणी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हटा दो। ठीक है, तो इनका क्या सीन है कि इनमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए, तो भी स्टेबल हैं, और 2 2 भरे हुए हैं ज़्यादा, तो ये 14 तक हो गए, तो ये F14 ये भी स्टेबल है, F7 ये भी स्टेबल है। ठीक है, कहीं पर मान लो D4 बन रहा है, ठीक है, तो ये D4 की जगह क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद जाएगा। बस इतना समझना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है, फर्स्ट स्टेप NCERT सीरीज। तो इसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर शब्द, जो भी 2 3 लाइनें अगर किसी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो 2 3 1 2 पेज या आधा पेज जो भी छूटा होगा, वो सेकेंड स्टेप जो सीरीज़ आएगी NCERT की लाइन बाय लाइन की, उसमें करेंगे। हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड की तरह नहीं करना कि पहली बार पढ़ेंगे तो बस छोटा मोटा छोड़ दिया, बस वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये देखो, हाइड्रोजन का कितना है, 1s में ही भरा जाएगा। कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2, 1s 2s 2p। ठीक है, सोडियम है 11 है, तो 2 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये देखो क्रोमियम स्टार, ये जो हाफ फील्ड फुल फील्ड की था, तो ये 24 था, तो क्या बनाया ये देखो, ये क्या करा है, तो ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, क्या हो रहा था, 4s2 हो रहा होगा ना, 4s2 3d4 होता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर को कर दिया। ठीक है, उसी तरह कॉपर में यहाँ पे 4s2 होता, तो और यहाँ 9 होता, तो ये इधर को कूद गया, 3d9। ठीक है, यही स्टेबिलिटी थी। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ये पढ़ लो, चलो समरी पढ़ लो, क्या है समरी, चैप्टर की समरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, पढ़नी चाहिए। चलो पढ़ सकते हो, चलो। तो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक, एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, एक एक एटम करके ही तो बनते हैं, ऑफ एलिमेंट, है ना। कोई एक एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, तो उसमें क्या है, केवल सोडियम के ये तो एटम होंगे। दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट केमिकली रिएक्ट, जो क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, जो पहली थ्योरी दी थी, प्रपोज बाई जॉन डाल्टन दी थी 1808 में, 9th वगैरह में पढ़ा था कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटे एटम्स होते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। रिगार्डेड एटम एज द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 1900 के आसपास लास्ट में,
इट वाज प्रूव एक्सपेरिमेंटली हो गया दैट एटम आर डिविजिबल, उनको डिवाइड भी किया जा सकता है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन के बारे में बताओ क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? मुझे बताओ न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव का। प्रोटॉन पर कितना? यही पॉजिटिव हो जाएगा। जब निगेटिव इतना, पॉजिटिव इतना, तो टोटल एटम कितना क्या होता है? न्यूट्रल होता है। द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लेड टू द प्रपोजल ऑफ वेरियस एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है ना, तो उसी से रिलेटेड था जो एटॉमिक मॉडल बने ना, तो एटॉमिक मॉडल भी बनते रहे और इनकी सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की होती भी रही। थॉमसन ने 1898 में तरबूज मॉडल जो था, थॉमसन का कौन सा मॉडल था? तरबूज के। उसमें क्या था? पॉजिटिव चार्ज तो सब जगह है और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसे हुए हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज और धंसा हुआ है कि कहाँ पर? तरबूज में। प्रपोजल कंसिस्ट क्या दिया? 18 प्रपोजल एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली विद इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इनटू इट, ठीक है, बताया ही मैंने, पॉजिटिव चार्ज सब जगह है, इलेक्ट्रॉन भी। दिस मॉडल इन विच मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। उन्होंने क्या बताया? एटम का जो मास है ना, पूरा सब जगह फैला हुआ है। वाज प्रूव रॉन्ग, हो गए गलत, ठीक है। रदरफोर्ड फेमस किसकी वजह से? रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या लिया था इन्होंने? क्या लिया था? ये क्या लिया था? गोल्ड की फॉइल ली थी, अल्फा पार्टिकल लिए थे और उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल का। तो उन्होंने देखा कि चार जो ये एटम थे, इसमें तो साफ साफ निकल रहे हैं सारे अल्फा पार्टिकल। उन्हें क्या, अगर भाई ये सच होते तो ये सारे साथ क्यों थोड़ी बहुत मतलब डेविएट हो रही थी? अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़े बहुत डेविएट हो रही थी, बाकी तो सारे निकल रहे थे। तो इसका मतलब समझे कि भैया एटम तो खाली है। रदरफोर्ड कंक्लूडेड एटम इज मेड ऑफ टिनी पॉजिटिवली चार्ज, थोड़ा सा चार्ज है न्यूक्लियस बीच में केवल, एंड इट्स सेंटर विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। रदरफोर्ड मॉडल विच रिजेंबल द सोलर सिस्टम, सूरज की तरह से, सूरज जैसे सूरज के चारों तरफ ये प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर थॉमसन मॉडल से बेटर था, कोई मना नहीं कर रहा ज़्यादा, बट इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द, मगर एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई है, ठीक है, जाते जाते भी बेचारे। दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस, है ना। अगर ऐसे पता चला चक्कर लगा रहा है वो तो घुस जाएगा एकदम, क्या किस में? न्यूक्लियस में। एक मिनट। फर्दर इट वॉज ऑल्सो साइलेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। द डिफिकल्टी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड की डिफिकल्टी किए थे ना रदरफोर्ड मॉडल ने, वर ओवरकम बाय नील बोहर आए, फिर उन्होंने थोड़ी सी बढ़िया किया कि ठीक है 1906 में अपने मॉडल में। मगर उनका प्रॉब्लम थी वो तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे के लिए था। बोहर ने पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ घूम तो रहा है चारों तरफ, बट इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ओनली सर्टेन ऑर्बिट, कुछ ही ऑर्बिट हैं, कैन एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस है ये हर जगह कहीं घूम लेगा, यहाँ घूम लेगा, यहाँ घूम लेगा, यहाँ घूम लेगा। उन्होंने क्या बताया कि सर्टेन ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, एंड ईच ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक एनर्जी, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी है। बोहर calculated the energy of electron in various orbit and for each orbit predict the distance between the electron and nucleus. बोहर मॉडल तो ऑफरिंग ए बोहर मॉडल ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री मॉडल फॉर एक्सप्लेन द स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्र को सही से एक्सप्लेन कर दिया। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्र ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को नहीं बता पाया। द रीजन फॉर दिस वाज सून डिस्कवर्ड, तो इसलिए फिर आगे को डिस्कवरी करनी पड़ी, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन ही तो थे मोस्टली एलिमेंट, तो बस हाइड्रोजन को छोड़ के। इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना चारों तरफ घूम रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में डिफाइंड अबाउट द न्यूक्लियस। द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड, जो वेव करेक्टर है ना इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह ही घूम रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी। लेकिन क्या करा उन्होंने? देखो वेव के बारे में नहीं बताया, आगे आया ना डुअल बिहेवियर मैटर का, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वेव की तरह भी होते हैं बोहर थ्योरी में। एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ, ऑर्बिट क्या है? क्लियरली डिफाइंड पाथ, एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन
एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम आर नोन। उन्होंने तो ये बताया कि वेलोसिटी भी पता कर लो, पोजीशन भी पता कर लो, किसकी, उन्होंने फॉर्मूले भी दिए थे, मैंने बताया होगा, ई के फॉर्मूले दिए थे। आर क्या दिया था बताओ ज़रा, 0.59 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, क्या था बताओ, सही से कमेंट करके बताना क्या था। ठीक है, और ये भी ये ध्यान रख लेना नैनोमीटर में कौन सा है और एंगस्ट्रॉम में कौन सा है, दोनों में डिफरेंट। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर द डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल ये नहीं केवल इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर की कमी थी कि इलेक्ट्रॉन में तो डुअल बिहेवियर होते हैं ना, वेव की तरह भी होता है। ठीक है, बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट करा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्या था वो बता रहे थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, तो उसकी तुम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, एग्जैक्ट पर नहीं बता सकते। श्रोडिंगर आए 1926 में। ठीक है, देखो बच्चों कितना अच्छी है ये लाइनें, कितना अच्छा है ये लाइनें, बढ़िया। श्रोडिंगर 1926 में आए, उन्होंने प्रपोज किया एन इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या की, श्रोडिंगर इक्वेशन की, टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। तो स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उन्होंने बताया। एंड अलाउड एनर्जी लेवल इन एटम, एटम में एनर्जी लेवल क्या है, किस तरह से ऑर्बिटल हैं। दिस इक्वेशन इनकॉर्पोरेट दी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो ब्रोगली का जो कंसेप्ट है ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी, एंड इज कंसिस्टेंट विद, किससे कंसिस्टेंट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी उनका मेल खा रहा था। अनसर्टेनिटी क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन में कुछ ना कुछ, या वेलोसिटी में अगर दोनों एक समय पे देखो तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा। एरर क्या, अनसर्टेनिटी रहेगी। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड, अगर ये इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी स्टेट। तो सॉल्यूशन जो आएगा ना, पॉसिबल एनर्जी स्टेट आएगा, द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन विच इन फैक्ट आर द मैथमेटिकली फंक्शन है। ये वेव फंक्शन है ना, मैथमेटिक, मतलब ये क्या है श्रोडिंगर के द्वारा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और वो भी उन्होंने 3D में बताया था। ठीक है, दीज क्वांटाई एनर्जी स्टेट द एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन विच आर करेक्टराइज बाय ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बताए। पहला क्या था, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर l एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, ml, arise as a natural consequence in the solution of Schrodinger equation. The restriction on the value of these 3 quantum number also come naturally from these solution. The quantum mechanical model of the hydrogen atom successfully predict हो गया all aspect of the hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by the, जो बोहर मॉडल नहीं कर पाए ना, वो इन्होंने कर दिया काफ़ी हद तक। ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ देखो ऑर्बिटल कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, एटम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड इनटू, किसमें, शेल में। द शेल इन टर्न आर थॉट द टू कंसिस्ट वन और मोर सब शेल की बनी होती है। सब शेल आर अज्यूम टू बी कंपोज ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल। मतलब क्या क्या कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो सेल के अंदर क्या होंगी, सब शेल होंगी। ठीक है, और सब सेल के अंदर क्या होंगी, ऑर्बिटल, जैसे जिसको आप डिनोट कर रहे थे m से। ठीक है, विच द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, वाइल फॉर हाइड्रोजन के लिए ना, हाइड्रोजन जैसी सिस्टम के लिए हीलियम प्लस लिथियम प्लस, ऑल द ऑर्बिटल विद इन ए गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। ऑल द ऑर्बिटल विद इन ए गिवन शेल हैव सेम एनर्जी। ठीक है, तो सेम एनर्जी में भाई एन्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी के लिए। और अगर हाइड्रोजन से अलावा है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से अलावा जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, उनके लिए कौन सा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ती रहेगी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n पे और l पे डिपेंड करती है। द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, जितनी n+l की वैल्यू कम होगी फॉर एन ऑर्बिटल, द लोअर इट्स उसकी उतनी ही एनर्जी होगी। ये देखो लाइन दोबारा से पढ़ो, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, जितनी कम वैल्यू होगी n+l की किसी ऑर्बिटल के लिए, उसकी एनर्जी भी कम होगी। इफ़ टू ऑर्बिटल हैव द सेम n+l वैल्यू, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, मतलब n+l ये हैं 3 + 2
कितने हो गए 5, ठीक है। अब 4 + 1 क्या हो गए 5, ये तो इक्वल हो गए। तो हमें किसको चेक करना है, किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन एटम मैनी सच ऑर्बिटल आर पॉसिबल एंड इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी एटम में जिसके क्वांटम नंबर यानी कि L L N L M S क्या हो, सेम हो। याद रहेंगे आपको, ठीक है। एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटर बिलोंग टू द सेम सबसेट डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ईच। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये भी फॉलो करना। मान लो ये D है और ये P का है, ठीक है, ये P है, P। तो ये 3, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये P 1 2 3, ठीक है। तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी जब ये तीनों भर जाएंगे, तब जाके स्टार्ट होगी। जैसे 1 भरा फिर 2 भरा, ये नहीं कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, नहीं। फिर 3 भरा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, नहीं। फिर 4 बजा पेयरिंग हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे नहीं। फिर 5 भरा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज़ आप सबको कैसी पसंद आ रही है। और इस सीरीज़ को देखो बच्चों, केवल जो बच्चे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं केवल वही देखें, क्योंकि जिन्होंने एनसीईआरटी एक बार कर रखी है, नीट की तैयारी कर रखी है, ड्रॉपर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि मैंने जो इसमें डीप लाइनें हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ डीप बातें बताई जा रही हैं, वो मैंने डिस्कस नहीं की। मैंने केवल एक बार थॉरो किया है। अगर कुछ भारी लाइनें लगी हैं वो मैंने छोड़ दी हैं, ताकि स्टूडेंट के लिए ऐसा ना लगे कि एनसीईआरटी से मन ही खुट जाए कि नहीं एनसीईआरटी तो बहुत बड़ी है, और केवल वो ऑनलाइन लेक्चर लेते रहे हर जगह, और बस बाद में पता चले कि किताब ना पढ़ने का क्या नुकसान होगा। किताब का मतलब यहाँ पर बस केवल और केवल एनसीईआरटी ना पढ़ोगे, अगर उन लाइनों से वाकिफ़ नहीं होगे क्या क्या हैं, तो जो आपको नज़र आ रहा है जब आप लेक्चर लोगे किसी भी टीचर के, वैसे बहुत टीचर हैं, काफ़ी बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पे, तो बेस्ट, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर भी हैं, ठीक है। तो जब आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में तो आएगा बेस्ट तरीके से, मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे प्रॉपर वे में। तुम्हें बुक भी प्रॉपर करनी है। कौन सी बुक, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी ही है। अब लेक्चर से पढ़ लो, मेरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उन वीडियो को देख लो, या फिर तुम सेल्फ बुक लेके भी पढ़ सकते हो, या फिर एक बार लेक्चर दे के थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या क्या है, और जो छोड़ना है फिर दोबारा में थोड़ी सी प्रॉपर लेना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ 3 स्टेप में एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। पहला स्टेप चल रहा है वो सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं है, भारी कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों।